हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अलीशा खान। वेलकम टू माय चैनल। चलिए गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने मिस स्वीटी से कहा था कि आप स्टोरी नहीं डालेंगी, लेकिन वो नहीं सुन रही मेरी बात। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? क्या मैं उनकी कंप्लेंट करूं? उनके खिलाफ कोई एक्शन लूं? भाई जो भी है मुझे बताइए, और प्लीज़ कोई मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए, मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर मेरे मना करने के बाद भी वो वीडियो डालती रहेंगी तो फिर उनसे बड़ा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। भाई क्या शर्म है, बेच कर खा लिया, एक बात का असर नहीं होता आपको? मैं प्यार से समझा रही हूँ, मान जाइए। फिर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मेरा बस मूड ऑफ हो जाएगा और मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी उसका आप सोच भी नहीं सकती हैं। मिस, आपको वार्निंग दे रही हूँ, समझ जाइए। प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाइए। ओके। अच्छा चलिए, इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई, अन्वी को बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा था और सिया उसके पास बैठी हुई थी और घबरा रही थी। घर में एकदम सन्नाटा था क्योंकि रात का टाइम था। सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। वॉल पर जो क्लॉक लगा हुआ था उसकी टिक टिक टिक, बस। अचानक ऊपर के कमरे से ना सिया की चीख गूंजती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नंदू, नंदू जल्दी आओ, नंदू सुनो, जल्दी ऊपर आओ। अब नंदू तो कर रही थी मनीषा से बातें, और नीचे किचन में नंदू की माँ पानी पी रही थी। वो सिया की आवाज़ सुनकर ठिठक जाती हैं। उन्हें लग रहा था कोई चीख रहा है। वो खुद से कहती हैं, अरे ये तो सिया की आवाज़ लग रही है, वो क्यों इतना चिल्ला रही है और ये आवाज़ ऊपर से आ रही है। और वो थोड़ा सा बाहर निकलती हैं और ध्यान से सुनती हैं तो वाकई सिया ही थी और नंदू नंदू चिल्ला रही थी। तो वो सोचती हैं, ऊपर जाकर देखती हूँ, फिर सोचती हैं नंदू को बुला रही है, तो वो नंदू के रूम की तरफ बढ़ जाती हैं और वो गेट खोलती हैं, जाती हैं नंदू के रूम में। तो देखती है नंदू कॉल पर किसी से बातें कर रही थी। वो कहती है, नंदू कितनी देर से सिया तुम्हें आवाज़ें लगा रही है, पता नहीं क्या बात है, जाओ जाकर सुनो क्या कह रही है वो। नंदू अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ आप चलिए, मैं आती हूँ। उसकी माँ उसे देखते हुए मुड़ जाती हैं और वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं। इधर मनीषा कहती है, क्या हुआ, कैसा शोर हो रहा है, क्या कह रही थी माँ? तो वो कहती है, पता नहीं, सिया मुझे ऊपर आवाज़ें लगा रही है, पता नहीं क्या बात है। तो वो कहती है, अरे कहीं भाभी को कुछ हो तो नहीं रहा? तो नंदू कहती है, क्या मतलब? तो मनीषा कहती है, अरे मैं कह रही हूँ मतलब, तुम्हें पता है ना भाभी प्रेग्नेंट है तो कभी भी हॉस्पिटल जा सकती है ना। तो वो समझाने की कोशिश कर रही थी इस तरह से। तो नंदू कहती है, हाँ हाँ ठीक है तुम रखो। तो वो कहती है, अच्छा ये तो बताओ कौन से हॉस्पिटल लेकर जा रही हो? तो वो कहती है, वो बता देती है कि कौन से हॉस्पिटल लेकर जा रही है। तो कहती है, ठीक है मैं भी वहीं आ रही हूँ। मनीषा के घर से हॉस्पिटल नज़दीक था। तो नंदू कहती है, ठीक है, और वो कॉल कट कर देती है। इधर माँ दौड़ती हुई कमरे में आती हैं, पहुँचती हैं और भाई वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाती हैं। अन्वी दर्द से तड़प रही थी। माँ घबरा कर कहते हैं, है राम, अन्वी बेटी ये क्या हो गया? सिया ये सब क्या हो रहा है? सिया थोड़ा घबराते हुए कहती है, मम्मी अभी अचानक दर्द शुरू हुआ है, देखिए ना ये दर्द से तड़प रही है, जल्दी नंदू को बुलाइए ना। तो माँ पीछे मुड़कर चिल्लाती है, नंदू जल्दी ऊपर आओ, क्या कर रही हो? अन्वी को दर्द हो रहा है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, जल्दी आओ, तुम कहाँ रह गई? और भाई नंदू एकदम से अपना फ़ोन फेंकती है और कमरे में वो दाखिल होती है और देखती है अन्वी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नंदू आगे बढ़कर कहती, भाभी हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा आपको, घबराइए मत। और वो आगे बढ़ती है और अन्वी को अपने आर्म्स में उठा लेती है। और अन्वी दर्द से नंदू का ना कंधा, उसका जो शोल्डर था, ज़ोर से पकड़ लेती है। नंदू अन्वी को लेकर नीचे की तरफ भागती है, पीछे पीछे सिया थी। तो नंदू कहती है, सिया तुमने कार की ली है नहीं? सिया कहती है, हाँ मैं लेकर आती हूँ। और सिया वापस से मुड़ती है और रूम में आती है तो देखती है उसकी मॉम अन्वी का ज़रूरी सामान पैक कर रही थी। तो उसकी मॉम कहती है, सिया तुम नंदू के साथ जाओ, मैं तुम्हारे पापा के साथ आ रही हूँ हॉस्पिटल। सिया कहती है, ठीक है मॉम। और वो की उठाती है और वापस आ जाती है नीचे। नंदू खड़ी हुई थी, वो जल्दी से कार का डोर खोलती है। नंदू उसे पीछे की सीट पर लेटा देती है
और फिर वो कहती है तुम यहाँ भाभी के पास बैठो और मैं कार ड्राइव कर रही हूँ। सिया पीछे बैठ जाती है अन्वी के पास और नंदू कार स्टार्ट कर देती है। वो बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल की साइड। पूरे रास्ते अन्वी दर्द से तड़प रही थी, कराह रही थी और बार बार नंदू पीछे मुड़ कर देख रही थी। बस नंदू का ये हो रहा था ना कि बस वो हवा बन जाए और हवा बनकर हॉस्पिटल किसी भी तरह से पहुंच जाए बहुत जल्दी, क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा था अन्वी भाभी का इस तरह से तड़पना रोना। और फिर हॉस्पिटल आ जाता है। नंदू अन्वी को गोदी में उठाए तेजी से दाखिल होती है हॉस्पिटल के अंदर। मनीषा तो वहाँ पर पहले ही मौजूद थी और वो घबराई हुई थी और वेट कर रही थी, अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि मनीषा का घर पास था ना, तो हॉस्पिटल के नज़दीक ही था, इसलिए वो जल्दी पहुँच गई थी। अब वो नंदू को देखती है। नंदू अन्वी को लेकर ना आती है और स्ट्रेचर पर लेटा देती है। अन्वी का चेहरा दर्द से बिल्कुल पीला पड़ रहा था। और फिर जैसे मनीषा दौड़कर पास आती है, पहला वो नंदू को कहती है नंदू, फिर देखती है अन्वी को, कहती है अन्वी भाभी क्या हुआ, इनका तो पसीना देखो, ये तो होश खो रही हैं, कितना पसीना आ रहा है इन्हें। नंदू हाफते हुए कहती है, क्योंकि वो गोदी उठाकर लाई थी तो उसकी सांस फूल रही थी। हाँ यार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रही है, मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा है, पता नहीं यार कैसे होगा। और ये डॉक्टर कहाँ रहेगा, डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है, वो इस तरह से चीखती है। तो वहाँ नर्स और वार्ड बॉय आते हैं और फिर वो अन्वी को लेते हैं, मतलब लेबर रूम की तरफ जाने लगते हैं। अन्वी नंदू का हाथ पकड़ती है पर उसका हाथ छूट जाता है और वो उसे लेकर लेबर रूम में चले जाते हैं। नंदू को ना एक एक लम्हा भारी हो रहा था, वो इधर उधर टहल रही थी, बेचैनी लगी हुई थी उसे, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो मनीषा उसके शोल्डर पर हाथ रखते कहती है क्या हो गया है, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, सब ठीक होगा। तो कहती है पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यार, बेचैनी सी हो रही है, अजीब अजीब दिल हो रहा है, बस भाभी और बेबी दोनों ठीक हों, उन्हें उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो कहती क्यों क्यों होगा कुछ, भाभी दुनिया की पहली औरत हैं जो बेबी को जन्म दे रही है। कहती है नहीं तुम्हें नहीं पता, मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, देखो माँ भी नहीं आई और ये सिया कहाँ रह गई। सिया शायद किसी काम से बाहर गई थी। तो मनीषा कहती है ठीक है मैं देख कर आती हूँ कहाँ है सिया। तो कहती है नहीं तुम मत जाओ, मुझे तो वैसी बेचैनी हो रही है, यहाँ बैठो मेरे पास। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर बैठ जाती है। तभी सिया और सिया की मॉम और पापा तीनों ही दूर से आते हुए नजर आते हैं। तो मनीषा कहती है देखो नंदू तुम्हारे मॉम डैड आ रहे हैं, सिया भी आ रही है। उन्हें देखकर नंदू खड़ी हो जाती है और दौड़कर अपनी माँ के पापा के पास आती है, सिया के पास आती है। तो इसकी मॉम कहती है कि सब ठीक है ना, क्या क्या कहा डॉक्टर ने। तो कहती है पता नहीं माँ, अभी भाभी को लेकर गए हैं, माँ मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, सब ठीक होगा ना। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा सब ठीक होगा। तो कहती है भाभी इतना रो क्यों रही थी, भाभी इतना तड़प क्यों रही थी। तो उसकी माँ मुस्कुराती है, कहती है बेटा ऐसे ही होता है, तुम्हें नहीं पता क्या। तो वो अपना सर झुका लेती है, उसे कहाँ पता था, जब सिया को बेबी हुआ था, बेटी हुई थी, तो वो भी उसकी ससुराल में हुई थी, तो इसलिए नंदू को नहीं पता। तो उसकी मॉम कहती है आओ चलो चल कर देखते हैं डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मालूम करते हैं। और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आता है, उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी, वरी थी। नंदू और सिया मनीषा उन्हें घेर लेते हैं। डॉक्टर से सिया कहती है डॉक्टर साहब भाभी ठीक है ना, सब ठीक है ना, और बेबी कब तक आएगा। तो डॉक्टर थोड़ा सा सीरियस टोन में कहते हैं, सीरियस होकर देखिए केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और बच्चे की भी पोजीशन सही नहीं है, हमें शायद एमरजेंसी सर्जरी और सी सेक्शन करना पड़े। क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तो सिया एकदम से घबरा जाती है, कहती है लेकिन डॉक्टर उन्होंने तो हमेशा अपना ख्याल रखा है। तो डॉक्टर कहते हैं देखिए स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है, शायद उन्होंने स्ट्रेस ले लिया हो, स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है, जल्दी फैसला लेना होगा, जो भी हो आप हमें बता दीजिए। माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में, आप दुआ कीजिए ठीक है। और हाँ आपको यहाँ साइन करने होंगे, आप में से कोई मेरे साथ चलिए, डॉक्टर ऐसा कहता है। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ। और नंदू और उसके पापा वो डॉक्टर के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं।
और फिर थोड़ी देर बाद नंदू आती है और नंदू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नंदू अपना हाथ लेती है और दीवार पर मारती है और कहती है नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए भाभी को, कुछ नहीं होना चाहिए बच्चे को। मैं भाई को क्या जवाब दूंगी, मैं रिधिमा से क्या कहूँगी, मुझे विक्रम से बात करनी होगी। विक्रम विक्रम से मैं बात करती हूँ, मुझे रिधिमा भाई से बात करनी होगी। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी बीवी मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रही है। तो उसके बाद संघर्ष किया, कहती है पागल हो गई हो तुम, ये क्या बकवास कर रही हो। एक तो वो वहाँ जेल में है, परेशान होंगी, और ऊपर से तुम उन्हें ये बता रही हो कि उनकी बीवी मौत और ज़िंदगी के बीच है। उन्हें और ज़्यादा परेशान करना चाहती हो। तो कहती है नहीं, परेशान नहीं होंगी, वो दुआ करेंगी, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआ भाभी को बचा लेगी, भाभी को बचा लेंगी। वैसे करके फुट फुट कर रोने लगती है। तो सिया आगे बढ़ती है और सिया नंदू को गले लगा लेती है। अब जो मनीषा कॉल कर रही थी विक्रम को, तो वो इशारे से मना करती है, नहीं कॉल नहीं करना। तो मनीषा रुक जाती है और भाई सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। बाहर सब दुआ कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। सिया कोने में बैठी हुई थी, आंखों में आंसू थे, और नंदू तो बिल्कुल खामोश थी। उसे दुआ ही नहीं हो रही थी, उसके हाथ ही नहीं उठ रहे थे, वो बिल्कुल खामोश थी। और इधर मनीषा भी परेशान थी, मॉम डैड खड़े हुए थे, वो भी प्रेयर कर रहे थे, सब लगे पड़े थे भाई। तभी एक धीमी सी रोने की आवाज़ आती है, बच्चे की रोने की आवाज़। और डॉक्टर बाहर आते हैं, उनके हाथ में एक बेबी था और उनके हाथ ब्लड में भी थे थोड़े से। और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मुबारक हो, एक नन्हा शहजादा आया है, माँ और बेटा दोनों सेफ हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, आपकी दुआएं कबूल हो गई, माँ और बच्चा दोनों बच गए हैं और दोनों सेफ हैं, सुरक्षित हैं। भाई इतना सुनकर तो सबके फेस खिल उठते हैं, चमक उठते हैं। नंदू तो कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, और दौड़कर वो तो मनीषा के गले लग जाती है। इन सब लोगों में ना सिर्फ मनीषा नजर आई थी। भाई ऐसे ही होता है, जब नया नया प्यार होता है ना, तो बस वही नजर आता है हर खुशी में, गम में। तो बस दौड़ कर मनीषा को गले लगा लेती है। मनीषा भी रोने लगती है, इधर सिया अपनी माँ के गले लग जाती है, लिपट जाती है, और सब खुश हो रहे थे। और फिर आगे बढ़ती हैं दादी, रिधिमा की मॉम, और वो बेबी को अपने हाथ में लेती है नर्स से। नंदू आगे बढ़ती है और कहती है हमें भी तो दिखाओ बेबी को। और फिर उसे देखती है और कहते हैं क्या बात है यार, रिधिमा भाई का जूनियर आ गया है, काश बाजियाँ होती, कितना खुश होती हैं। और भाई इधर रात का टाइम हो रहा था, रिधिमा अपने सेल में थी जहाँ उसे बंद किया गया था। थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। भाई बेचैनी होना तो लाजिम था ना, क्योंकि उसकी वाइफ परेशानी में थी, वो सो नहीं पा रही थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी, उसे बार बार अनवी का चेहरा याद आ रहा था। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज़ आती है, किसी के चलने की। रिधिमा समझ जाती है कोई आ रहा है, और वो कान लगाकर और सुनने लगती है। वो आवाज़ करीब होती जा रही थी। और फिर विक्रम सीधा रिधिमा के सेल के पास आकर रुक जाता है, और वहाँ पर एक छोटी सी विंडो लगी हुई थी, जैसे सामान पास करते हैं ना, इस तरह से। वो उसे हटाती है और धीरे से कहती है रिधिमा जाग रही हो। रिधिमा घबरा कर खड़ी हो जाती है और कहती है विक्रम इस वक्त क्या हुआ है, अनवी ठीक है ना, सब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना उसे। तो विक्रम हंसता है और कहता है शांत हो जाओ यार, अनवी भाभी बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तो कहते गुड न्यूज़, क्या क्या बताओ ना। तो कहता है उन्होंने ना तुझे एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। तो रिधिमा कहती है कैसा तोहफा बताओ। विक्रम कहता मुबारक हो रिधिमा, तू बाप बन गई है, बेटा हुआ है तुझे। रिधिमा वहीं जम जाती है, उसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। भाई क्या क्या कहा तुमने, उसे वो शब्द, मतलब उन पर यकीन नहीं हो रहा था। बाप बन गई हूँ मैं, उसका पूरा जिस्म कांपने लगता है, आंखों से भाई ढेर सारे आंसू बहने लगते। ये खुशी के आंसू थे, ये गम के आंसू नहीं थे, खुशी के थे। वो रोते हुए मुस्कुराते हुए कहती है बेटा, मेरा बेटा विक्रम, सच कह रहा हो ना तुम, अनवी ठीक है, उसने मेरा नाम लिया था क्या, उसने कुछ कहा था क्या, कोई मैसेज भेजा है क्या। तो विक्रम कहता है हाँ हाँ सब ठीक है, नंदू का फ़ोन आया था, भाभी ने होश में आती सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा, तुम्हारा नाम लिया है, और तेरे लिए एक चीज़ भी भेजी है। अच्छा क्या है,
तो विक्रम अपने अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और रिधिमा की साइड बढ़ा देता है। तो वो देखती है उसमें एक बेबी था छोटा सा। ओ भाई कितना क्यूट कितना प्यारा था वो, तो जैसे खुशी के मारे पागलों की तरह भाई जेल जेल की ना दीवारों को चूमने लगती है और घुटनों पर बैठ जाती है। और फिर वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाती है और फिर वो ऐसे कहती है, शुक्रिया तेरा लाख लाख शुक्र है अनवी, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारे लिए मैं बाहर आऊँगी बहुत जल्दी, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। और फिर से कहती है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, मैं जितना चाहे शुक्र अदा करूँ कम है, इतनी बड़ी खुशी के आगे सब कुछ कम है। और वो फिर उठ जाती है और मोबाइल अपने होठों से लगाती है, बार बार चूम रही थी वो अपने बेटे की फ़ोटो को, बार बार चूम रही थी। विक्रम देख रहा था, हंस रहा था, वो भी खुश हो रहा था। और फिर वो मोबाइल विक्रम को दे देती है, कहती है मुबारक हो तुम्हें, चाचा बन गए हो, चाचू बन गए हो यार। तो वो कहता है तुम्हें भी मुबारक हो, इतना प्यारे बेटे को जन्म दिया है भाभी ने। तो वो कहती है यार जाओगे ना तुम मिलने? तो विक्रम कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपने भतीजे को देखने क्यों नहीं जाऊँगा। और वो कहता है अच्छा चलो अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और रिधिमा कहती है ठीक है। और फिर वहाँ से विक्रम चला जाता है। हॉस्पिटल का जो रूम था वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वो रोशनी में नहाया हुआ था, पूरी लाइट्स लगी हुई थी, मतलब सजा दिया था, पूरा डेकोरेट कर दिया था नंदू ने खुशी में। अनवी बेड पर लेटी हुई थी, थोड़ी वीक लग रही थी, पर चेहरे पर बहुत ग्लो था। और उसके बाजू में वहीं पर पास में लेटा लेटा हुआ था उसका बेटा। अब अनवी धीरे से बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाती है। सिया और मनीषा वहीं खड़े हुए थे। बेबी रो रहा था, धीरे धीरे रो रहा था। तो अनवी से अपनी गोद में ले लेती है और कहती है चुप हो जाओ मेरे लाडले, देखो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। अनवी वही लॉकेट अपने बेबी के सर के पास रख देती है, मतलब उसके गले की तरफ बढ़ाती है, जो रिधिमा ने भेजा था वैलेंटाइन डे पर अनवी के लिए। कहती है ये देखो ये तुम्हारे पापा ने भेजा है। और फिर सिया अनवी की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है देखो ना अनवी, ये बिल्कुल रिधिमा पर गया है, वही आंखें वही नाक और वही देखो देखो वही होंठ, छोटा रिधिमा ये तो बिल्कुल। अनवी मुस्कुराकर अपने बेबी को देखती है और थोड़ा सा ऊपर करती है, उसके फोrehead पर किस करती है, उसके नन्हे हाथों को अपने चेहरे पर लगाती है। और फिर उसके कान में ना धीरे से कहती है पता है बेबी, तुम्हारे पापा ने कितनी लड़ाई लड़ी है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, वो जल्दी आएंगे, हम तीनों एक साथ रहेंगे। तभी नंदू आती है, उसके हाथ में मिठाइयों के डब्बे थे बहुत सारे। और फिर वो अनवी के पास आती है, भाभी मैंने भाई को खबर कर दी है, विक्रम भाई ने कहा है कि रिधिमा भाई खुश हो रहे हैं। और खुशी से तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा है कि वो अपने बेटे का नाम खुद रखेंगे और कहा है कि मैं बहुत जल्द आऊँगी। नंदू की बात सुनकर अनवी खुश होती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अपने बेबी को ना अपने सीने से लगाकर बहुत ज़ोर से उसे खींच लेती है खुशी में। आफ्टर सम टाइम सुबह की पहली किरण जेल के बाहर के लोहे गेट पर पड़ रही थी। बहुत चमकीली बहुत शाइनी वाली धूप थी। जेल के बाहर 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। गाड़ियों के अंदर फूलों की मालाएं थी, मिठाइयाँ थी, मिठाइयों के डब्बे थे और पूरा परिवार रिधिमा का वहाँ मौजूद था जेल के बाहर। और भाई जेल के बाहर ऐसा हो रहा था जैसे कोई त्योहार हो, ठीक है, जैसे दिवाली हो या फिर ईद। और अनवी ने एक बहुत प्यारी साड़ी पहनी हुई थी, उसकी गोद में उसका 1 महीने का बेबी था, 1 मंथ का उसका बेटा। और वो ब्लू कलर के किसी कपड़े में लिपटा हुआ था। माँ थी, पापा थे, सिया, नंदू, अदिति, मनीषा, सब बेचैनी से गेट के बाहर की तरफ देख रहे थे कि अब कोई वहाँ से आए, अब मतलब अब रिधिमा आए, अब रिधिमा आए। तो अनवी कहती है माँ देखिए ना अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खुला, रिधिमा कब बाहर आएंगी? तो माँ कहती हैं बस थोड़ी देर और, आज हमारा घर फिर से रोशन होने वाला है, फिर से खुशियाँ आने वाली है हमारे घर में। अनवी बच्चे के कान के करीब जाती है और धीरे से कहती है देखो बेबी, पापा आ रहे हैं, आज आप पहली बार उनकी गोद में जाओगे।
और अपनी माँ की बात सुनकर बेबी मुस्कुराने लगता है। अब भाई हमारे हीरो की एंट्री होती है स्लो मोशन में। जेल का छोटा दरवाज़ा खुलता है, इंस्पेक्टर विक्रम बाहर आते हैं, सबसे पहले वही आते हैं ना। उनके पीछे रिधिमा निकलती है। रिधिमा ने वही शर्ट पहनी हुई थी जो उसने जेल में जाते वक्त पहनी थी, पर आज उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, ग्लो था। बाप बनने का बाप बनने का गर्व था उसके फेस पर। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। नंदू देखती है, नंदू वहीं से ज़ोर से चिल्लाती है, भाई रिधिमा, भाई आ गई, रिधिमा आ गई, रिधिमा आ गई। और सब देखते हैं गेट की तरफ। रिधिमा रुक जाती है, अपनी आंखों को मलती है, और फिर वो मलते हुए अपने पूरे परिवार को देखती है, और देखती है उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब रिधिमा की मॉम दौड़कर रिधिमा के पास जाती हैं और उसे गले लगाते लेती हैं, कहती हैं, मेरे बच्चे तुम, मेरे बेटे तुम वापस आ गई। वापस आ गए। उसके माथे को, उसके गालों को, सबको चूमती हैं। रिधिमा झुकती है मुस्कुराते हुए और अपनी माँ के पैर छूती है, फिर अपने पापा के भी पैर छूती है, वो भी आकर वहीं खड़े हो गए थे। और उसकी माँ कहती है, मेरी जान अब कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। तो वो कहती है, नहीं माँ, अब कहीं नहीं जाऊँगी। नंदू भी आती है, नंदू अपने गले लगाती है, गले मिलती है, भाई आपके बिना घर घर नहीं लगता था यार, अब कहीं छोड़ के नहीं जाना हमें। वो कहती है, नहीं अब कहीं नहीं छोड़ कर जाऊँगी। रिधिमा फिर धीरे से अन्वी के पास आती है चलते हुए। अन्वी उसे देख रही थी और चुपचाप थी, बिल्कुल खामोश। अन्वी ने इस बार कुछ नहीं किया था, बस वो चुपचाप रोई जा रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। रिधिमा आगे बढ़ती है, उसके आंसू साफ करती है, और फिर वो अपने बेबी की तरफ देखती है और अन्वी से कहती है, अन्वी, ये मेरा शेर है ना। तो अन्वी बच्चे को रिधिमा की गोदी में देती है और हंसते हुए कहती है, ये शेर है, आपका शेर। रिधिमा जैसे ही बच्चे को उठाती है, बच्चा धीरे से, यानी बेबी धीरे से अपनी नन्ही फिंगर से ना रिधिमा की नाक पकड़ लेता है, और ये देखकर हंसने लगते हैं। तो नंदू कहती है, देखो इसने तो पहले ही दिन अपने पापा को पकड़ लिया है। तो अन्वी कहती है, इसे भी डर है कहीं इसके पापा फिर से इसे छोड़कर ना चले जाएं। तो रिधिमा कहती, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, अब मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगी। और वो अपने बेबी को चूमती है, उसके फॉरहेड पर, उसके गालों पर, सब पर किस करती है। अब ये लोग सब गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, तभी अचानक एक काली कार तेज़ी से आकर रुकती है। सब एकदम से भाई हैरान रह जाते हैं, डर जाते हैं, और वो सोचते हैं कहीं फिर से कोई दुश्मन तो नहीं आ गया। गाड़ी गाड़ी का गेट खुलता है, एक पुलिस वाला बाहर आता है, एक लॉयर भी था साथ में। सब टेंशन में आ जाते हैं। रिधिमा रुकती है, रिधिमा कहती है, क्या बात है। तो लॉयर कहता है, एक मिनट रुकिए रिधिमा जी, कोर्ट से एक नया ऑर्डर आया है। अन्वी और सब लोग घबरा जाते हैं। अन्वी घबरा कर कहती है, अब क्या हुआ है, अभी अभी तो इन्हें रिहाई मिली है, अब कोई प्रॉब्लम आ गई क्या। तो लॉयर हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, घबराइए नहीं, डरिए मत। कोर्ट ने आपकी पुरानी प्रॉपर्टी और वो जो फैक्ट्री थी जो कि आपके फ्रेंड्स लोग ने हड़प ली थी, वो वापस कर दी है, आपको वापस दिलवा दी है, और फिर से वो रिधिमा के नाम कर दी गई है। तभी रिधिमा विक्रम की साइड देखती है। विक्रम मुस्कुराता है और आंख अपनी है ना आइज़ को ब्लिंक करता है, जैसे वो कह रहा हो कि ये भी मैंने मैनेज कर लिया था, मतलब इस बारे में और रिधिमा को कुछ पता नहीं था, ये सब विक्रम ने ही मैनेज किया था, उसने ही प्रॉपर्टी को वापस दिलवाया था और कोर्ट में केस भी डाला था रिधिमा के दोस्तों के खिलाफ। अब ये लोग घर आ जाते हैं। शाम को तो पार्टी थी, रिधिमा के आने की खुशी में पार्टी रखी गई थी घर पर। घर को, पूरे घर को दीपकों से और फूलों से सजाया गया था। नीचे पार्टी चल रही थी, सब हंस बोल रहे थे, लेकिन ऊपर कमरे में अन्वी अकेले तैयार हो रही थी। रिधिमा भी तैयार होकर जा चुकी थी। अब रिधिमा काफ़ी देर तक वेट करती रहती है, जब अन्वी नहीं आती तो उससे रहा नहीं जाता, और उसे अपने बेबी की भी याद आ रही थी, उसे देखने का मन कर रहा था, और भाई वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। अन्वी ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, बालों में गजरे लगाए थे। आज रिधिमा आई थी ना, बालों में गजरे लगाए थे, हाथों में गजरे पहने थे, और वो मिरर के सामने खड़ी अपने झुमके पहन रही थी। तभी पीछे से रिधिमा दाखिल होती है और दरवाज़ा धीरे से बंद कर देती है, और भाई
धीरे धीरे कदमों से चलते हुए मुस्कुराते हुए वो अन्वी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और बस अन्वी को हाथ बांधकर देखती रहती है। और फिर धीरे से कहती है आईने में देखते हुए, मैंने जेल में हर रात इस पल का सपना देखा था कि कब मैं वापस जाऊंगी और तुम्हें ऐसे अपने सामने देखूंगी, तैयार होते हुए, सजते हुए, चलते हुए, फिरते हुए। मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी चूड़ियों की ये खनक जो बताती थी कि तुम मेरे आसपास हो। रिधिमा अपना हाथ आगे बढ़ाकर अन्वी की कलाई को पकड़ लेती है। वो अपनी उंगलियों से उन कांच की चूड़ियों को धीरे धीरे छेड़ती है। चूड़ियों की हल्की सी खन खन पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। अन्वी इतना सुकून पाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिधिमा अन्वी के कंधे पर अपना सर टिकाती है। उसके होंठ अन्वी के कान के पास जाते हैं। रिधिमा अन्वी से कहती है, इतने महीनों की दूरी आज ही दूरी मिटा देने का जी चाह रहा है मेरा। वो अन्वी के बालों को हल्का सा हटाती है अपने हाथ से और उसकी नेक पर अपनी सांसें छोड़ती है। अन्वी के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। रिधिमा वहाँ एक बहुत सॉफ्ट सी किस करती है, बिल्कुल धीरे से, जैसे किसी नाजुक फूल को छूते हैं ना, चूमते हैं, इस तरह से। अन्वी की साड़ी, उसका ब्लाउज की पिछली जो डोरी थी हल्की सी, वो लूज थी। रिधिमा का हाथ धीरे धीरे वहां पहुंचता है। उसका हर एक टच अन्वी को थरथरा रहा था। उसके बदन में सनसनी सी दौड़ रही थी। रिधिमा कहती है, मैंने हर पल इस लम्हे का इंतज़ार किया है अन्वी। रिधिमा बड़ी नज़ाकत से उस डोरी को खोलती है। अन्वी के चेहरे पर एक शर्म, एक सुकून का मिक्स एहसास था। डोरी खुलते ही रिधिमा अन्वी की बैक पर एक गहरी और नरम किस करती है। फिर वह थोड़ा नीचे झुकती है। वह अपनी मोहब्बत का निशान छोड़ती है। ऐसे वो नीचे झुकती जा रही थी और अपनी मोहब्बत की निशानियां से दे रही थी। अन्वी रिधिमा के हाथों को ज़ोर से पकड़ लेती है। उसकी सांसें अब रिधिमा की धड़कन से मिल रही थी। रिधिमा की अन्वी की धड़कन बढ़ रही थी। तेज तेज सांस आ रही थी उसे, सांस फूल रही थी उसकी। अब रिधिमा अन्वी को अपनी तरफ घुमाती है और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे एकदम अपने सीने से लगा लेती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। एक तरफ बरसों का इंतज़ार था और दूसरी तरफ बेहिसाब मोहब्बत। रिधिमा उसे प्यार से देखते हुए कहती है, अब कोई सलाह के कोई दीवार हमें अलग नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। वो अन्वी के फोrehead को चूमती है और इस हसीन पल में खो जाती है। अब अन्वी रिधिमा के गले लग जाती है और रिधिमा अन्वी को उठाती है और धीरे धीरे चलते हुए बेड तक उसे लेकर आती है और वहाँ बैठा देती है। और फिर उसके नीज़ पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है और फिर उसकी हर एक फिंगर को चूमती है और कहती है, ये हाथ जो हमेशा मेरी दुआ में उठे हैं, ये आंखें जो मेरे इंतज़ार में रोने से तकती नहीं थी, आज इनमें सिर्फ मेरा प्यार होगा। रिधिमा अन्वी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेती है। दोनों की नोज़ एक दूसरे से टकराती हैं। नोज़ वो रब करती है। रिधिमा धीरे से झुकती है और अन्वी के होंठों के बिल्कुल पास जाकर रुक जाती है। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अब रिधिमा ऐसे रहती है तो अन्वी अपनी नज़रें उठाकर देखती है कि रुकी हुई क्यों है। मतलब उसे भी बेचैनी हो रही थी, बेकरारी हो रही थी। वो क्या नहीं चाहती थी कि उसकी रिधिमा उसे प्यार करे। उसका पूरा वजूद रिधिमा की मोहब्बत, रिधिमा की चाहत, कुर्बत मांग रहा था। और फिर अन्वी अपने हाथ लेती है और रिधिमा का फेस पकड़ती है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और धीरे धीरे इस तरह से प्यार करती है जैसे कोई जाम हो और वो प्यासी हो, बरसों की प्यासी, और वो उस प्यास को बुझा रही थी रिधिमा के होंठों से। रिधिमा खुद को अपनी अन्वी को सौंप देती है। ये एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी बेबी उठ जाता है और रोने लगता है। दोनों एकदम से झटके से अलग होते हैं। उनकी सांसें फूली हुई थी और दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। बस एक सेकंड का सन्नाटा था और फिर दोनों को होश आता है कि वो कहाँ हैं। रिधिमा हंसते हुए अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, जूनियर को पता चल गया है कि उसके पापा उसकी मम्मी को प्यार कर रहे हैं। अन्वी शर्मा जाती है, शर्माते हुए कहती है अपनी साड़ी ठीक करते हुए, छोड़िए ना, देखें देखिए ना कितनी ज़ोर से रो रहा है बेबी, आप ही की तरह ज़िद्दी है ये।
और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। अब अन्वी अपने बेबी को उठाने के लिए जा रही थी, तभी रिधिमा उसे रोक देती है और फिर आगे बढ़कर खुद बच्चे को अपनी गोदी में लेती है। रिधिमा कहती है, आज इस अपनी नन्ही जान को, अपने शेर को मैं चुप करवाती हूँ, रुको। और फिर उसे गोदी लेकर हल्का सा हवा में उछालते हुए कहती है, क्यों शेर, इतनी ही जलन? अभी से मम्मी पर कब्जा। बच्चा रिधिमा की बात पर मुस्कुराता है और रिधिमा के बालों को अपने हाथ में ले लेता है और रोना बंद करके ना खिलखिलाकर हंसने लगता है। अब रिधिमा अपने बेबी को प्यार करते हुए अन्वी के करीब आती है। अन्वी रिधिमा के शोल्डर पर अपना सर रख देती है और फिर एक हाथ उसके शोल्डर पर रखते कहती है, पता है रिधिमा, मैंने जेल के उन दिनों में यही दिन सपने में देखे थे कि हम तीनों एक साथ होंगे। रिधिमा अन्वी के गालों को थोड़ा सा खींचती है, करते हुए कहती है, और मैंने हर रात ये सोचा था कि बाहर जाकर सबसे पहले तुम्हें सताऊंगी, फिर अपने गुंडे को सताऊंगी, प्यार करूंगी, पर लगता है यार तुम दोनों ने मिलकर मुझे हरा दिया। अन्वी कहती है, अच्छा आपने हार मान ली है? रिधिमा कहती है, हार तो कब की मान ली थी अन्वी जी, जब पहली बार आपको देखा था, आपके सामने हमने अपना दिल हार दिया था। रिधिमा अन्वी के फॉरहेड पर किस करती है छोटी सी, और फिर ये तीनों बेड पर ही लेट जाते हैं और मस्ती करने लगते हैं। भाई ये थी इनकी प्यारी सी फैमिली, और इस स्टोरी का करते हैं हम यहीं पर एंड। ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। अन्वी को तो इंसाफ मिल गया। अन्वी के साथ रिधिमा थी, रिधिमा ने अन्वी को इंसाफ दिलवा दिया और उन लोगों को भी सज़ा हो गई। लेकिन हमारे देश का क्या, जहाँ बहुत सी लड़कियाँ अभी इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं, उनकी आत्मा अभी भी तड़प रही है इंसाफ के लिए। जैसे कि कोलकाता कांड, कोलकाता की वो डॉक्टर बेटी जिसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। क्या हुआ उन कसूरवारों का, उन मुलजिमों का, जिन्होंने उसके साथ वो सब किया था? और दिल्ली की निर्भया, साल गुजरे पर क्या उन चीखों का दर्द कम हुआ? आज भी कितने केस ऐसे हैं जो फाइल में दब कर रह गए हैं। उन्हें इंसाफ कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्या हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? हमें कुछ करना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी। इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक हर बेटी रात के अकेले चलते वक्त खुद को आज़ाद और महफूज न समझे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कानून इतना सख्त ना हो जाए कि कोई दरिंदा किसी बेटी की तरफ आंख उठाने से भी डरे। कौन कौन सहमत है मेरी इस बात से? कौन मानता है कि उन बेटियों के साथ गलत हुआ और उन्हें आज भी इंसाफ का इंतज़ार है? अगर आप मेरे साथ हैं तो वीडियो को इतना शेयर करें कि आवाज़ उन लोगों तक जो बाहर दरिंदे बनकर बैठे हैं। इंसाफ मिलेगा और तब जब हम मिलकर लड़ेंगे। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।